हिस्ट्री जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैक्सिमम एग्जामिनेशन में ये आपका क्वेश्चंस आता नहीं है, चाहे हर एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीपी हो, जेसीसी हो, हर एक एग्जाम में इसका महत्व है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री हिस्ट्री जो ये हिस्ट्री आपका ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, जो कि इटली से लिया गया है। ठीक है, हिस्ट्री के फादर मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस है। ठीक है, इतिहास जो कि हिंदी में हम लोग जानते हैं कि इतिहास क्या है, इति प्लस हास। ठीक है, इति मतलब अतीत, हास कहानी। ठीक है, अतीत की कहानी को हम लोग बोलते हैं अतीत की कहानी को हम लोग बोलते हैं इतिहास। बेसिकली ये इतिहास तीन 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 खंडों में बांटा गया है। जो कि इतिहास तीन खंडों में बांटा गया हुआ है, जो कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, सबका ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड में आपका प्राचीन इतिहास 2 मिलियन मतलब कि 20 लाख साल पहले से लेकर सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर इनका ये हम लोग ये रखे हैं। मध्यकालीन 800 ईस्वी से लेकर 857 ईस्वी तक। ठीक है, ईसा पूर्व के बाद ये मध्यकालीन कहलाता है। और आधुनिक 1857 से लेकर 1947 तक ये आधुनिक इतिहास कहलाता है। बेसिकली आपका 1947 के बाद इसके बाद और भी हम लोग को पढ़ना है, जो कि ये पॉलिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक आधुनिक में भी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये प्राचीन इतिहास का हम लोग ये सिलेबस जान जाते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक, सबसे पहले पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल है, हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक काल है, महाजन, मौर्यतल, गुप्त काल, ये सब हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग तो पाषाण काल से करेंगे, लेकिन इसका हम लोग पहले बैकग्राउंड तो हल्का फुल्का जान लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पाषाण काल आपका दो 2 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर 700 सदी मतलब ईसा ईसा पूर्व तक ये हम लोग मानते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर ये बेसिकली आपका पाषाण काल, इसको स्टोन एज भी बोला जाता है। स्टोन एज भी बोला जाता है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता बेसिकली हम लोग देखे हैं कि इनका जो लिपि हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, और ये बहुत नगरीय सभ्यता थी। वैदिक काल हड़प्पा सभ्यता जब इसका पतन हो गया तो फिर से वैदिक काल आया। वैदिक काल फिर से ये ग्रामीण सभ्यता में चली गई। फिर उसी तरह फिर महाजनपद आए, ग्राम बने, जन बने, फिर महाजन बने, फिर महाजनपद कहलाए। ठीक है, जो कि बहुत इनका 16 महाजनपद कहलाए, बहुत शक्तिशाली उसमें से मगध साम्राज्य था। ठीक है, फिर उसके बाद मौर्य काल आते हैं। मौर्य काल में हम लोग अशोका को देखते हैं, जो कि इनका विस्तार पूरे भारतवर्ष में इनके जैसा और कहीं नहीं था, कहीं नहीं देखने को मिला है। ठीक है, हल्का सा साउथ को छोड़ के या फिर पूर्वी एरिया को छोड़ करके इनका जो साम्राज्य पूरे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य इनका फैला हुआ था। फिर उसके मौर्योत्तर काल में आते हैं, जो जस्ट राजनीति इनका प्रशासनिक क्या था, इनका अभिलेख कहाँ कहाँ मिला, वो सब हम लोग देखेंगे। गुप्त ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीय इतिहास में जो हम लोग का प्राचीन इतिहास में हम लोग इनका महत्व क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्या रीजन है और क्यों हम लोग इसको इतना वैल्यू देते हैं, क्यों हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ना भी चाहिए। तो वही चीज के डिटेल्स हम लोग देखते हैं। प्राचीन इतिहास का सबसे पहले ये जान लीजिए, हम लोग को वो हम लोग को सीखने को मिलता है। इतिहास हमें ये सिखाता है कि प्राचीन संस्कृति का जो विकास कैसे हुआ है, कब हुआ, कैसे क्यों हुआ। जो हमारे प्राचीन भारतीय सभ्यता लोग थे, वो लोग धीरे धीरे कैसे छोटे से आदि मानव थे, आदि मानव से ये कैसे कैसे हम जैसे लोग ऐसे स्ट्रक्चर इन लोग का बना। ठीक है, उन्होंने कैसे कृषि की। ठीक, प्रकृति संपदा जो इन लोग खोज की। आज हम आप बढ़ सकते आज भी हम लोग देखते हैं प्रकृति संपदा को हम लोग नए नए औजार बनाते हैं,
बहुत बहुत सारे धातु हम लोग को खोज निकाले हैं। उसमें पहले पहले धातु थे तांबा। तांबा से लोग कैसे कांसा बनाए, फिर लौह युग में आए, वो सब हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर ये लोग खेती, जो हम लोग देखते हैं खेती ये लोग कैसे करना सीखा, जो हम लोग कताई हुए कपड़े पहन रहे हैं, वो लोग फिर धीरे धीरे इस स्टेज पर कैसे आते गए, जंगलों की कैसे सफाई की और वहां रहने योग्य अपना घर बनाया, धीरे धीरे अपना ग्राम बनाया, फिर नगर बनाया, फिर धीरे धीरे राज्य, फिर बड़ा सा साम्राज्य बनाया। ऐसे ऐसे करके ये लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रगति की। तो ये बेसिक चीज हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इससे हमको ये आने वाले कल के बारे में हम लोग को सिखाता है। जो हम लोग जो अतीत में जो कुछ गलतियां हैं वो हम लोग आगे जाके गलतियां ना करें, और गलतियां ना करें। उसके बाद जो जो हमारे भारतीय सभ्यता के जो लोग थे, जो भारत जो प्राचीन इतिहास के जो क्या बोल सकते हैं, जो मनुष्य लोग थे और हमारे जो पूर्वज लोग थे, उन लोग ने कुरीतियों से, जाति विवाद से कैसे कैसे करके अपने इस कुरीतियों को दूर भगाया और हम लोग को एक नया जीवन देने के लोग प्रयास किया। ठीक है, इनमें से आपका बहुत हमारा देश जो हमारा देश, ठीक है, जो बहुत सारे विविधताओं से भरा हुआ है, बहुत ही बहुत सारे आप उसमें देखेंगे कि इसमें प्राक आर्यन आए, इंडिया आर्यन आए, यूनानी आए, शक, हून, कुषाण, बहुत सारे लोग आए। वो लोग धीरे धीरे करके अपना जो संस्कृति है वो यहीं पर ही छोड़ते गए और धीरे धीरे हम लोग उसको एडप्ट करते गए। और जो हमारे भारत में पहले मूलवासी थे, आर्य से पहले जो मूलवासी थे, वो लोग भी आर्य से मिल गए। मिलने के बाद हम लोग का ये जो हम लोग का संस्कृति, वेशभूषा, आदान प्रदान, रहन सहन सब मिक्स होते गया और धीरे धीरे हम लोग एक जो शिक्षा लिपि आप बोल सकते हैं, भाषा, लिपि, ये सब इसका एक ही जड़ है। तो वहां से आपका धीरे धीरे सभी ब्रांचेस जो निकलते गए। ठीक है, और उसी तरह से फिर सामाजिक व्यवस्थाएं, शिल्प कला, वास्तुकला, साहित्य, ये लोग विदेशी लोग ही यहाँ लेके आए। कुछ भारतीय के भी थे, कुछ विदेशी के भी थे। तो सभी सभी इन लोग का सभी मिला उला, सभी मिला जुला करके एक सभ्यता बनी और लिपि बनी, भाषा मिली। आप देखेंगे कि जो ये उत्तर साइड और नॉर्थ साइड आप देखेंगे, इधर उत्तर वैदिक जो उत्तर के लोग हैं वो लोग बोलते हैं, वो लोग आर्य संस्कृति को मानते हैं। ठीक है, लेकिन साउथ वाले क्या बोलते हैं कि नहीं, हम लोग प्राक आर्यन थे। मतलब कि प्राक आर्यन यानी कि ये जो जब आर्य आए थे उससे पहले से ही हम लोग हैं। तो ये जो तमिल हो गया, तमिल और द्रविड़, ये लोग का मानना यही था कि हम लोग प्राक आर्यन हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ से देखोगे हिमालय से लेकर इधर पश्चिम से लेकर पूर्व या फिर कन्याकुमारी तक, इन चारों देश में हम लोग को विविधता मिलती है। हम लोग का जगह जगह पर हम लोग का रहन सहन, हम लोग का लिपि, व्यवहार, भाषा सब कुछ अलग हो जाता है। तो उसके बावजूद भी हम लोग अनेकता और एकता में, हम लोग अनेकता में बहुत सारे हम लोग अनेकता है, लेकिन उसमें हम लोग एकता में हम लोग बिलीव करते हैं। भारत एक बहुत बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी विविधता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक ही चीज, हम लोग एकता पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, और जब इसी तरह जब भारत पे धर्मों का विस्तार हुआ, बौद्ध आए, जैन आए, हिंदू आए, ये सब धीरे धीरे धर्मों का विस्तार हुआ। आजकल हम लोग खुद आजकल आज के तो समाज एक जाति धर्म पे लड़ता है, हमारी भाषा पे लड़ता है। तो ये सब वो लोग एक अनैतिकता वाली बातें होती है, एक तुक वाली बात होती है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप एक मेच्योर लेवल का की तरह काम करता है। आप किसी भी डिबेट पे चले जाए तो आप डिबेट आपका एक पॉजिटिव बातें रहेंगे, न कि एक ईगो वाली बात कि आपने मेरे भाषा को ऐसे करा, आपने मेरे जाति या फिर भेदभाव, वो सब बातें पे नहीं रहेगी आज। उसी तरह हमारे देश में आप देखोगे जितनी भी धर्म है या फिर जाति है, कुछ भी है, लेकिन हमारे जीवन जीने की पद्धति तो एक ही है।
हम लोग एक ही जीवन जीते आए हैं और एक ही हम लोग की जीवन पद्धति जीने की, हमारे देश में सभी की से एक सामान्य जीवन जीने की पद्धति है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं भारतवर्ष, ठीक है। भारतवर्ष जो नाम कैसे पड़ी, जो कि भरतों का देश कहा जाता है कि भारत का जब आर्यन आर्यन लोग अपने आप को भरत बोलते थे, और एक और जो यहाँ के लोकल लोग थे, मतलब कि जो यहाँ के भारतीय लोग थे, उन लोगों में लड़ाई हो गया। तो और आर्यों में एक भरत वंश के थे, तो वो उन लड़ाई जीत जाते हैं, तो उन्हीं के नाम से ये भारत पड़ता है, ठीक है। जो यहाँ के निवासियों लोग थे उनको भरत संतति कहा जाता था, ठीक है। और ये चक्रवर्ती उन लोगों को कहा जाता था जो कि चारों दिशाओं पे, मतलब कि भारत के चारों दिशाओं पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए, उन लोगों को चक्रवर्ती कहलाता था। जैसे कि आप अशोका को देख ले, मौर्य समुद्रगुप्त को देख ले, ये सब चक्रवर्ती कहलाए, ठीक है। और हमारा ये जो सिंध जो नाम पड़ा, सिंधु, इंडस, ये ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत से सिंधु से निकला है, ठीक है। और इंडिया जो निकला है ये यूनानी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और जो कि फारस और अरबी में इसको हम लोग हिंद बोलते हैं,